लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस देखा था और सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है वो बात किया था। इसके अलावा हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटेलिक कंडक्टर में डिफरेंस देखा था। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस देखा था। इलेक्ट्रोलाइसिस पे इलेक्ट्रोड पे क्या डिपोजिट होगा वो डिपेंड्स अपॉन द डिस्चार्ज पोटेंशियल, और हमने डिस्चार्ज पोटेंशियल केटायन एनायन की बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने लॉ बात की थी, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फ्राडे ने दिया था। तो बोला गया था कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट लॉ किसको डिफाइन करता है, तो फर्स्ट लॉ हमने बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को डिफाइन करता है, जिसको जेड से डिनोट करते हैं। इसके अलावा सेकेंड लॉ किसको डिफाइन करता है, तो सेकेंड लॉ तो आपको पता ही है किसको डिफाइन किया था। सेकेंड लॉ डिफाइन करता है केमिकल इक्विवेलेंस को। तो हम लोगों ने इतना किया था और न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमने डिफरेंट फार्मूला का यूटिलाइज किया था और उसको क्या करना है, समराइज किया था कि कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई करेंगे। मेनली फार्मूला क्या था, वेट के लिए याद कीजिएगा, वेट कैसे निकालते हैं, तो MIT 96500x था अपॉन, तो ये आपका वेट हाउ मच सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड ऑन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, तो आप इस फार्मूला से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात था कितना फराडे पास करता है, कितना फराडे पास नहीं करता है, कितना फराडे पास करने पे क्या होगा, H2Cl2 और O2 हमने बताया था कितना रेशियो है, क्वेश्चन भी किया था। एक क्वेश्चन और करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड for the oxidation of 1 mole of H2O into O2। कितना अमाउंट चार्ज चाहिए क्या करने के लिए, 1 मोल H2O को किसमें, O2 में कन्वर्ट करने के लिए कितना चाहिए। तो आप देखो सिंपल सा इक्वेशन लिखिए, H2O से O2 बना है, तो H2O से अगर O2 बना होगा तो यहाँ पे -2 है ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर, यहाँ पे 0 है, तो 100% क्या ऑक्सीजन हुआ ही, ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज किया है, ऑक्सीजन हुआ है। अब ये बताइए इसको पहले बैलेंस करें, 2H2O 2 ऑक्सीजन 4H+, तो 4H+, ये ऑक्सीजन निकला होगा और कितना इलेक्ट्रॉन लगा होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ, कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताइए 4 इलेक्ट्रॉन है यानी 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 4 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 फराडे, तो 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 4 फराडे, तो वी कैन राइट हियर 4 फराडे 4 फराडे। अब 4 फराडे है तो कितना, 1 मोल H2O चाहिए, यानी 1 मोल H2O को कन्वर्ट करना है ऑक्सीजन में। यहाँ पे 2 मोल ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है तो 1 मोल मिल रहा है मेरे को, ये 2 मोल है तो कितना फराडे है, 4 फराडे है, तो 1 मोल के लिए कितना फराडे चाहिए, 2 फराडे चाहिए, यस और नो। 2 मोल के लिए 4 फराडे, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, 2 फराडे। ये बताइए 2 फराडे इक्वल टू कितना, 2 × 96500, योर आंसर 96500 कूलम, योर आंसर। सो इतना कूलम इज रिक्वायर्ड, अगर ऑप्शन में फराडे के फॉर्म में है तो 2 फराडे, नहीं तो इतना कूलम। यस, अगर आपको लगता है नहीं सर आप H2O तो क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करेगा, तो H2O ऐसे लिखिए, ऐसे भी H+OH-, तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलना है, OH- से, तो OH- भी ले सकते हैं आप, OH-, तो OH- से क्या होगा, H2O + O2 कर सकते हैं, ये भी क्या आ सकता है, तो OH- और OH- से क्या है, ऑक्सीजन निकलेगा। अगर OH- बात करें तो यहाँ पे 2 कर दें तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हाफ कर सकते हैं, क्लियर है। अब आप देखो कि कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, यस और नो, यस, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, ये 100% 2 फराडे है, यस 2 फराडे है। तो आप आसानी से यहां से भी निकाल सकते हैं कि आपको कितना मोल है, ये 2 मोल है,
ये हाफ मोल है। यस, तो इसको 1 मोल करने के लिए कितना होगा, 2 फैराड तो होना ही है। तो जैसे आप बना सकते हैं वैसे बना सकते हैं। ये मेथड है कि कैसे निकाल सकते हैं, चार्ज कैसे निकालें। तो H2O को कन्वर्ट करना O2 में, या तो आप इसका हाइड्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए H प्लस OH माइनस में, बात वही है, OH माइनस को क्या है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आसानी से आप बना सकते हैं किसी भी मेथड से। सिंपल सा मेथड 2H2O कैसे कन्वर्ट होगा ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें तो कुछ टर्म आते हैं कंडक्टेंस के फॉर्म में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में। जैसे कंडक्टेंस की बात करेंगे हम लोग, रेसिस्टेंस की बात करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या है। तो एक एक टर्म स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो दिस इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। ये रेसिप्रोकल है किसका, रेसिस्टेंस का। कंडक्टेंस अगर C डिनोट करते हैं तो रेसिस्टेंस 1/R है। अगर यूनिट की बात करें, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस, तो रेजिस्टेंस यानी 1/ओम। तो इसको लिख सकते हैं, मोह लिखते हैं, पर ओम लिखते हैं, इसी को साइमन लिखते हैं। तो यूनिट या तो ओम या महो, सॉरी ओम पर ओम, या MHO लिखते हैं, साइमन ऐसे लिखते हैं। यस, नेक्स्ट है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में। कंडक्टिविटी इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये क्या है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और इसी को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी भी, और डिनोट करते हैं L से इक्वल टू 1/रो। रो इज द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। तो L। अब इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है एक फॉर्मूला फिजिक्स में, R इक्वल टू रो L/A। L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर यहां से अगर हम लोग रो निकालने लिख सकते हैं RA/L। यस, तो अगर हम लोग L बराबर लिखे 1/रो, तो रो की जगह पे क्या लिखे, RA इंटू L इक्वल टू L/RA। यस, अब लेंथ का क्या, हम लोग किस में बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में क्या, सेल की बात करेंगे। सेल में क्या करेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे या मीटर में। तो स्मॉल क्या होगा, लेंथ होगा, तो सेंटीमीटर में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेंथ इज द सेंटीमीटर, डिस्टेंस इज ओम, और ये एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, कैंसिल, बट वी क्या हम लोग को मिलेगा, यानी व्हाट इज द यूनिट ऑफ L, पर ओम, पर ओम। क्लियर, पर सेंटीमीटर, पर ओम पर सेंटीमीटर। यस, दिस आल्सो कॉल्ड महो पर सेंटीमीटर, आल्सो कॉल्ड साइमन पर सेंटीमीटर। सो जो यूनिट लिखना है आप लिख सकते हैं आसानी से। सो दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और कंडक्टिविटी बोलते हैं। ये क्या होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। और आप यूनिट याद रखिएगा, ये यूनिट आपके बोर्ड में पूछ सकता है। सो दिस इज द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। यस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, डोंट कंफ्यूज विद कंडक्टिविटी विद कंडक्टेंस एंड रेसिस्टिविटी विद रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी इज द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यस, तो हम लोग कैसे डिफाइन करें किसको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को।
या कंडक्टिविटी को। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को डिफाइन कैसे करें, तो हमारे पास क्या था, हमने बताया ही कि क्या होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, हमने डिनोट किया था एल से, 1/ρ था, और रो था तो क्या लिखा था हम लोगों ने यहाँ पे L/R इंटू ए। यस, क्योंकि R बराबर क्या था, रो L/A, सो रो इज इक्वल टू RA अपन। क्लियर है, तो लिख सकते हैं। तो ये बताइए, ये L/RA है, L अपन RA है, तो L बराबर L अपन RA, इसको लिख सकते हैं 1/R इंटू L अपन A। 1/R को बोलते हैं हम लोग कंडक्टेंस इंटू L/A, L, यस और नो, यस। अगर हम लोग L इक्वल टू लिख ले 1 सेंटीमीटर और एरिया लिख दे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वी कैन राइट L इक्वल टू व्हाट, C, yes or no, yes. So what is specific conductance? It is the conductance of the solution, yes, of the solution kept in between two electrodes 1 centimeter apart and 1 centimeter square of area, cross sectional area. अब L/A की बात करें तो आप देखो यहाँ पे आपके सामने अगर कोई सेल है तो इसमें इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और इस 1 सेंटीमीटर का लेंथ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और एरिया इसका क्या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये मान लो ये 1 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस ये 1 सेंटीमीटर ये है, तो इसमें जो सॉल्यूशन होगा उसका कंडक्टेंस क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। यह कंडक्टेंस क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस व्हाट, इट इज the conductance of electrolytic solution kept between two electrodes 1 centimeter apart and cross sectional area of 1 centimeter square. So it is equal to the conductance of electrolytic solution, जो कि क्या है, दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर उसके बीच में रखा हुआ है और उस इलेक्ट्रोड का कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको क्या डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। क्लियर है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और ऑल ऑफ यू नो अबाउट द यूनिट ऑफ दिस वन। यस, यूनिट तो पता ही है, साइमन पर सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, सेम है द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, पता ही है, लेकिन क्या वो सॉल्यूशन क्या करे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या करे, इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करे, उसको बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सो conductance of the solution kept in between two electrodes which is 1 centimeter apart and containing 1 gram equivalent of electrolyte called equivalent conductance. It is denoted by pi equivalent. So pi equivalent क्या लिखते हैं हम लोग, 1000 L अपन नॉर्मलिटी, 1000 L अपन नॉर्मलिटी। L तो पता ही है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो
आसानी से निकाल सकते हैं। सो ये 1000 L/N इज द स्पेसिफिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब यूनिट की बात करें, दिमाग में रखना है कि जो भी वॉल्यूम लेंगे 100% क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट क्या करे, कंटेन करे, उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 1000 L/N। यूनिट क्या होगा, तो L का यूनिट तो पता ही है, L का यूनिट क्या है, तो L का यूनिट क्या है, साइमन पर सेंटीमीटर। यस, नॉर्मेटिव का यूनिट क्या है, यानी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी इसको लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। पर लीटर का मतलब क्या, 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब पता ही है, सेंटीमीटर क्यूब, तो हम लोग सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। यस, तो क्या है, यूनिट लिख सकते हैं हम लोग, यूनिट लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो आपको ये याद रखना है। इसी तरह मोलर कंडक्टेंस होता है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको याद रखना है कि द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इनक्लोज बिटवीन टू इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर अपार्ट कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। नोट करते हैं पाई इक्विवेलेंट से, और पाई इक्विवेलेंट 1000 L/N, जहाँ L क्या है आपको पता ही, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और N क्या है, ग्राम नॉर्मेलिटी है, और नॉर्मेलिटी किस में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में। तो आपके सामने इसका यूनिट है, यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट पर ग्राम इक्विवेलेंट, ये आपका यूनिट हो गया। सो नेक्स्ट है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो इट इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन enclosed between two electrode 1 centimeter apart containing 1 mole of electrolyte. 1 mole of electrolyte is called molar conductance. It is denoted by pi. So मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस की टाइप है, लेकिन वो जो सॉल्यूशन कंटेन करता था उसमें वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट था, जबकि इसमें क्या है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग सॉल्यूशन है। और सेम जैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस का डेफिनेशन था, सेम डेफिनेशन है, लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट का को डिफाइन किया गया है। अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 1 मोल अगर है तो उसको मोलर कंडक्टेंस बोला जा रहा है। तो पाई एम, तो पाई एम बराबर जैसे वहां पे था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 1000, वहां पे L बाय यहाँ पे नॉर्मेटिव था, यहाँ पे क्या होगा, मोलरिटी होगा। नेक्स्ट यूनिट की बात करें, यूनिट बताइए है 1000 L/M है, तो इसका क्या था, साइमन पर सेंटीमीटर, तो साइमन पर सेंटीमीटर लिखा जाए, और मोलरिटी पता ही है आपको, मोल्स पर लीटर, मोल का मतलब मोल, पर लीटर का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। सेम यूनिट जैसा वो उसमें था, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, उसमें क्या था, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, इसमें साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल की बात करेंगे। तो ये आपका यूनिट याद रखना है। 100% आपको ये सोचना है डेफिनेशन के अनुसार कि मोलर कंडक्टेंस निकालने वक्त आपको क्या 100% याद रखना है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, मतलब वॉल्यूम कंटेनिंग 100% 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, उसमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में वॉल्यूम कंटेनिंग 100% 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? तो ये है आपके सामने मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन है वो देखें। तो
आप देखो पाई इक्विवेलेंट क्या था, पाई इक्विवेलेंट क्या था 1000 L अपन N था, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पाई मोलरिटी क्या था 1000 L बाय M था, इक्वेशन 2 मान लें। यस, अब 2 डिवाइड बाई 1 की बात करें तो पाई M बाई पाई E इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखें 1000 L तो कैंसिल, पाई इक्विवेलेंट ऊपर है, नॉर्मेटिव नीचे है, और पाई मोलरिटी पाई एम है, मोलरिटी यहाँ है, तो पाई एम यहाँ है, तो मोलरिटी यहाँ पे, और पाई इक्विवेलेंट नॉर्मेटिव यहाँ पे। क्लियर है? अब नॉर्मेटिव मोलरिटी आपके सामने है, तो आप कर सकते हैं कि ये इसमें क्या अंतर है। तो हम लोग जानते हैं, आपने सोल्यूशन में पढ़ा होगा बेसिक कंसेप्ट में, नॉर्मेटिव इक्वल टू मोलरिटी इनटू एक्स फैक्टर, normative equal to molarity into x factor. We can write here normative equal to molarity into x factor by m, so mm cancel. Yes, so we can write here pi m equal to pi equivalent into x, यानी मोलर कंडक्टेंस जो होता है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू एक्स फैक्टर होता है। एक्स फैक्टर तो इलेक्ट्रोलाइट का आपको पता ही है कैसे निकाला जाता है, बेसिक कंसेप्ट में आपने देखा होगा कि किसी भी सॉल्ट का, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक्स फैक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ओवर द आयंस। NaCl की बात करें तो 1 होगा, अगर कैल्शियम की बात करें तो 2 होगा, अमाउंट कितना टोटल नंबर ऑफ चार्ज मतलब कितना आयंस है इनटू चार्ज कितना है, वो एक्स फैक्टर काम करता है। तो एक्स फैक्टर आपके सामने ये है। तो पाई एम पाई इक्विवेलेंट एक्स, अगर डिटेल्स अगर आपको लगता है, मान ली Na2SO4 है, इसका एक्स फैक्टर क्या होगा, तो टोटल चार्ज आइदर प्रेजेंट ऑन केटायन और एनायन, केटायन पे चार्ज देखिए या एनायन पे चार्ज देखिए, आपको वही फैक्टर होगा। तो टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन केटायन कितना, अगर केटायन की बात करें तो Na+ ये टूटेगा और सल्फेट ये SO4 2- टूटेगा, टोटल चार्ज कितना केटायन पे, तो 2 × 1 2, या एनायन की बात करें 2 × 1 2। यस, तो टोटल चार्ज प्रेजेंट आइदर ऑन केटायन और एनायन, ये एक्स फैक्टर देता है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस में एक्स फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। क्या एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, तो 1 हो सकता है, तो क्या पाई एम पाई इक्विवेलेंट हो सकता है, पाई एम इक्वल टू पाई इक्विवेलेंट हो सकता है, और पाई एम इक्वल टू पाई इक्विवेलेंट हुआ तो समझ में आया क्या है, मतलब लिख सकते हैं फॉर univalent electrolyte the equivalent conductance is equal to its molar conductance। कब दोनों बराबर हो सकता है, तो आंसर है यूनिवेलेंट। यूनिवेलेंट का मतलब, जैसे यूनिवेलेंट का मतलब है आप देख लो NaCl है, Na+Cl-, एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी दोनों के लिए, यानी एक ही चार्ज है और एक ही नंबर भी है, एक ही चार्ज है और एक ही नंबर है, तो क्या है ये यूनिवेलेंट हुआ। यानी एक्स की वैल्यू अगर इसी तरह Na2SO4 की बात कर ले तो ये यूनिवेलेंट हुआ क्या, अगर यूनिवेलेंट नहीं हुआ तो दोनों क्या एक दूसरे के बराबर हुआ क्या, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2Na+ में चार्ज कितना 2, इसमें भी चार्ज कितना 2, तो एक्स को क्या मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। इसलिए यूनी का मतलब सिंगल आयन हो, इसके अलावा यूनिवेलेंट हो और वैलेंसी क्या हो 1 हो, यानी चार्ज क्या हो 1 हो, उसको बोलते हैं यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, जिसके लिए मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर होगा। ऐसे अगर जनरल बात करें तो एक्स की वैल्यू तो 1 होगी, यानी कौन बड़ा होगा, मोलर कंडक्टेंस बड़ा है या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बड़ा है, तो मोलर कंडक्टेंस ले ऑब्टेन करने के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, पाई m क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा, यानी बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, पाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के। दिस इज द कंडीशन। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पाई इक्विवेलेंट बड़ा हो जाए, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पाई इक्विवेलेंट बड़ा हो जाए, इसलिए पाई इक्विवेलेंट क्या होगा, हमेशा छोटा होगा या बराबर हो सकता है मोलर कंडक्टेंस के। क्लियर है? सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट
डिनोट करते हैं K से। क्या है सेल कांस्टेंट? इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड K equal to L upon A. Always constant. Does not depends upon nature of electrolyte. आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये कंसेप्ट हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। अगर सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, कुछ भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसमें डाला जाए, यस, तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करेगी, क्योंकि लेंथ दो इलेक्ट्रोड के बीच में हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इसका नाम है सेल कांस्टेंट, व्हिच इज ऑलवेज कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द फंक्शन। ये क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी L अपन A को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। अब इसका रिलेशन क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के साथ, वो देखिए। आपको पता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हमने लिखा था L, और L बराबर लिखा था R इंटू A। यस, L इक्वल टू लिखा था L अपन R इंटू A। तो आप बताओ कि L अपन A तो यहाँ पे आ रहा है, तो यानी सेल कांस्टेंट है। L इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपन R इंटू L अपन A इज द सेल कांस्टेंट जो K। यस, और 1 अपन R रेसिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, सो L इक्वल टू C इंटू K। सो लिख सकते हैं, यानी हम लोग लिख सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। So this is the relationship between specific conductance and cell constant। ये आपका रिलेशन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट व्हिच नेवर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और किसी भी मटेरियल पे कोई डिपेंड्स नहीं करता है, क्योंकि ये L/A है, लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड, और एरिया A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड व्हिच इज ऑलवेज फिक्स्ड। Effect of dilution on conductance of electrolyte। डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? अब सोचिए कि अगर डाइल्यूशन किया जाए तो क्या कंडक्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा? 100% कंडक्टिविटी तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की और वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो सबसे पहले कि डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूशन करने से क्या फर्क पड़ेगा, किसमें फर्क पड़ेगा, कौन से पैरामीटर्स क्या है इफेक्ट करेंगे, वो देखते हैं। द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है वो देखिए हम लोग। नंबर ए, चार्ज प्रेजेंट ऑन आयंस, बी नंबर ऑफ आयंस, और सी वेलोसिटी ऑफ आयंस। यानी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन चार्ज प्रेजेंट ऑन आयंस, आयंस पे चार्ज कितना है, सेकेंड वन नंबर ऑफ आयंस, और थर्ड वन वेलोसिटी ऑफ आयंस। आपको पता है जितना ज्यादा चार्ज होगा आयंस पे, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट का उतना ही ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का उतना ही ज्यादा होगा। इसके अलावा जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होगा कंडक्टिविटी उतनी ही फास्ट होगी, और थर्ड वन जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ही कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ये 3 पैरामीटर्स है जिसपे किसी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी कंडक्टेंस डिपेंड्स करता है। अब आपके सामने है टॉपिक इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है, आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन में है, उसमें पानी डाल दिया जाए, तो उसमें क्या चार्ज प्रेजेंट ऑन आयंस पे क्या चेंजेस आएंगे?
आंसर है अगर वो फिक्स है, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पानी डाल दिया जाए तो इलेक्ट्रोलाइट का जो आयंस होगा उस पर जो चार्ज है पानी डालने से उसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा, चार्ज बढ़ने वाला नहीं है। और चार्ज बढ़ने वाला नहीं है तो ये पैरामीटर्स कभी भी अफेक्ट नहीं कर सकता कंडक्टेंस किसके, इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को। क्लियर है? तो इफेक्ट ऑफ डायलूशन से क्या फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर है चार्ज प्रेजेंट ऑन आयंस पे, यानी चार्ज आयंस पे कितना प्रेजेंट है उस पर कोई लेना देना नहीं है, कितना भी आप डायलूशन कर दें, यानी ये फैक्टर कभी भी क्या करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा किसको, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस को। क्लियर है? सेकंड है नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस की बात करें तो दो आपके पास है, दो इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या मतलब है कि कम डिसोसिएट करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, बोला जाता है कि 100% डिसोसिएशन होता है। तो अगर आप ये बताइए कि क्या नंबर ऑफ आयंस क्या इफेक्ट करेगा डायल्यूशन होने पे, आंसर है कि नंबर ऑफ आयंस इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कभी भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस ऑलरेडी डिसोसिएटेड है इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच इज 100% डिसोसिएटेड। पानी डालने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं करने वाला किस केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बोला जाता है जितना डायलूशन करेंगे, जितना पानी डालेंगे उतना ही क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। तो इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डायलूशन इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, यानी इसका कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, लेकिन 100% क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसी कोई बात नहीं होगी। यानी ये फैक्टर किसको अफेक्ट करेगा, कंडक्टेंस को तो अफेक्ट करेगा, लेकिन किसके लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए कि वीक के लिए, आंसर है वीक के लिए अफेक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग के लिए इफेक्ट नहीं करेगा। थर्ड वन है वेलोसिटी ऑफ आयंस। वेलोसिटी ऑफ आयंस में क्या फर्क पड़ेगा, आंसर है कि स्ट्रॉन्ग रहे या वीक रहे, डायल्यूशन करने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाएगी, आयंस की मोबिलिटी बढ़ गई यानी वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई 100% कंडक्टेंस अफेक्ट होगा। और इस केस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहे या वीक इलेक्ट्रोलाइट रहे 100% क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। यस, तो आपके सामने चार्ज प्रेजेंट ऑन आयंस, नंबर ऑफ आयंस और वेलोसिटी ऑफ आयंस दिया हुआ है, तो इसमें बोलेगा डायल्यूशन करने से किस पे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर है चार्ज प्रेजेंट ऑन आयंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ आयंस पे क्या फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ आयंस इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी ऑफ आयंस पे क्या फर्क पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ आयंस पे फर्क पड़ेगा, वीक के लिए भी स्ट्रॉन्ग के लिए। यस, उम्मीद करते समझ में आया होगा। लिखिए लिखिए ऑन डायल्यूशन, लिखिए ऑन डायल्यूशन there is no change in, on dilution there is no change in charge present over the ions. On dilution there is no any change in charge present over the ions, so it does not affect the conductance of the electrolyte. But in the case of but in the case of weak electrolyte on dilution number of ions increases, number of ions increases, but in the case of a strong electrolyte, but in the case of a strong electrolyte there is no any change in its conductance because number of ions remains constant, number of ions remains constant. Yes, paragraph change. On dilution velocity of ions increases both for strong electrolyte as well as weak electrolyte, strong electrolyte as well as weak electrolyte, so its conductance increases, so its conductance increases. क्लियर है? अब आप सोचो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन कितने पैरामीटर्स आए, कितने पैरामीटर्स में इफेक्ट हुआ, आंसर है सिर्फ एक पैरामीटर वेलोसिटी ऑफ आयंस, और नंबर ऑफ आयंस और वेलोसिटी ऑफ आयंस किसको इफेक्ट कर रहा है, आंसर है वीक इलेक्ट्रोलाइट को। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट में दो पैरामीटर है जो कंडक्टेंस को क्या है, अफेक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ आयंस एज वेल वेलोसिटी ऑफ आयंस, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, सिर्फ एक ही पैरामीटर्स है जो कि वेलोसिटी ऑफ आयंस है, जो कि कंडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। तो आप ये बताओ कि ज्यादा से ज्यादा कंडक्टिविटी किसका बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का या वीक इलेक्ट्रोलाइट का, आंसर है
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कम होगा, स्लोली इंक्रीज करेगा, जबकि ऑन डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंडक्टिविटी क्या होगा, शार्पली और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, बिकॉज टू फैक्टर्स आर अफेक्टेड। इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली वन फैक्टर्स आर अफेक्टेड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ आयंस। क्लियर है? तो लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, ऑन इंक्रीजिंग, लिखिए ऑन डाइल्यूशन द conductance of weak electrolyte, the conductance of weak electrolyte increases sharply and exponentially, increases sharply and exponentially, whereas in case of a strong electrolyte it increases slowly and linearly, slowly and linearly। आप ग्राफ देखोगे तो आपको पता चलेगा डाइल्यूशन का ग्राफ, कंसंट्रेशन, और ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रहे या मोलर कंडक्टेंस रहे, ये ग्राफ जब देखा गया तो देखा गया कि ये लिनियरली हो रहा है और ये तो ये एक्सपोनेंशियली शार्पली किसके लिए, आंसर इज दिस इज फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये किसके लिए, ये किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी कंडक्टेंस क्या होगा, शार्पली और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कैसा होगा, आंसर लिनियरली इंक्रीज करेगा। दिस इज द ग्राफ की कैसे ये एक्सप्लेन होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट हो रहा है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऑन डाइल्यूशन पे दो फैक्टर है जो अफेक्ट हो रहा है और एक फैक्टर ऐसा है जो कि अनअफेक्टेड रहेगा जिसका नाम है चार्ज प्रेजेंट टॉलरेंस। दिस ऑल अबाउट योर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। नाउ एक नोट करके बोला जाता है कि डाइल्यूशन करने से क्या क्या बढ़ेगा, डाइल्यूशन करने से क्या क्या बढ़ेगा, आंसर है डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस बढ़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, लेकिन क्या है कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा, ये बात याद रखिएगा। सो नोट करके लिखिएगा ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस as well as molar conductance increases but a specific conductance decreases। डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस सबका सब क्या होगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन एक फैक्टर है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एक पैरामीटर है स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो कि घटता है, ये याद रखिएगा क्योंकि आपको पता है इट इज डिफाइंड फॉर द 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है डाइल्यूशन करने पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा वहां से मूव कर जाएगा, तो उसके बीच में क्या है कंसंट्रेशन घट जाएगा, कंसंट्रेशन घट जाएगा तो क्या होगा पता ही आपको, ये कंडक्टिविटी उसकी घट जाएगी, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा। बाकी जितना भी कंडक्टेंस है स्पेसिफिक कंडक्टेंस छोड़कर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें, मोलर कंडक्टेंस की बात करें या कंडक्टेंस की बात करें, सारा का सारा इंक्रीज कर जाएगा। तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कोहलास लॉ, इसी पे बेस्ड है कोहलास लॉ, उस पे बेस्ड डिफरेंट न्यूमेरिकल